आज के सेशन में लेट्स टॉक अबाउट द कार फैसिलिटी। जैसे कि जो कंपनीज के सीईओ वगैरह होते हैं ना, इनको अगर आप कभी देखोगे तो कार की फैसिलिटी वगैरह मिलती है ना, कि दी एंटिटी गिव यू द कार फैसिलिटी एक्सेट्रा। सो उस केस में हमारा परक्विजिट कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट विद द रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके, this is also one of the perquisite. Now I want to ask one question from all of you, to all of you. Okay, रेंट फ्री एकोमोडेशन व्हाट डज दैट मीन? जैसे आर्मी का पर्सन हो गया कोई हमारा, ठीक है, आर्मी का कोई पर्सन हो गया, या फिर कोई आपका ओएनजीसी जैसे का कोई है तो उसका पर्सन हो गया। इन सबको एक एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है ना? यस मैम। ओके, तो इन सबको जैसे एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। नाउ इफ द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ देम, तो अब एकोमोडेशन सपोज करो कोई आर्मी का पर्सन है, उसको 50 लाख रुपीज का एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। अब देखो, ये एकोमोडेशन तो एम्प्लॉयर के नाम पे ही है, राइट? एकोमोडेशन जो एक्चुअल में है वो तो एम्प्लॉयर के नाम पे ही यस मैम। है ना? तो आपको लगता है कि 50 लाख रुपए मैं उसकी इनकम में ऐड कर दूं? शुड आई ऐड 50 लाख रुपीज इनटू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय just because I'm giving him the accommodation? The answer is no. Do you all agree? भले ही मुझे एकोमोडेशन का बेनिफिट मिल रहा हो, लेकिन मैं पूरे एकोमोडेशन की कॉस्ट 50 लाख रुपए उसके उसमें चार्ज नहीं कर सकती। नंबर वन थिंग। नंबर टू, आई एम बेसिकली गिविंग हिम द बेनिफिट टू यूज द एकोमोडेशन। वो एकोमोडेशन को यूज कर रहा है, ये बेनिफिट मैं उसको दे रही हूँ, ठीक है? और अगर वो एकोमोडेशन को यूज करने का बेनिफिट है तो उसका कुछ वैल्यू तो चार्ज होना चाहिए, राइट? वो वैल्यू क्या है? दैट वैल्यू इज नोन एज योर परक्विजिट वैल्यू। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेम, लेट्स अंडरस्टैंड। So rent free accommodation, number one, let's say it is for a government employee. अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आर्मी ऑफिसर है, उसको हमने एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, तो आर्मी ऑफिसर्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड करा तो क्या आएगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इट इज टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके, इट इज टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो लाइसेंस फीस क्या होती है? नॉमिनल फीस विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वो आपकी गवर्नमेंट इशू करती रहती है टाइम टू टाइम। तो वो जो लाइसेंस फीस है, उसके बेसिस पे आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएगा इन केस इफ द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। थोड़ा थोड़ा समझना, ठीक है? बाकी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो अभी क्वेश्चन भी समझेंगे तो वहां से हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेट्स टॉक अबाउट अदर एम्प्लॉयज, और अदर एम्प्लॉयज मीन्स लेट्स टॉक अबाउट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नाउ इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू चेक वेदर द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का है, या फिर whether the accommodation is hired by employer. Okay, whether the accommodation is hired by employer or owned by employer. So if it is owned by employer, मतलब employer ने खुद का खरीदा हुआ है। जैसे पता है क्या, जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी somewhere back in 2010 when I was doing my CA, तो उस टाइम पे हम टेक महिंद्रा, एक कंपनी है नोएडा NSEZ में, हम लोग ऑडिट के लिए जाते थे। तो वहां पे हम देखते थे टेक महिंद्रा ने अपने कुछ गेस्ट हाउसेस वगैरह खरीद रखे हैं, कुछ एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रखे हैं, कुछ बेसिकली जो उनके गेस्ट आते हैं बाहर से, दूसरी कंट्री से, they provide these guest houses to those like you know to those guests. बट हमारे केस में क्या था कि हम एम्प्लॉयज के केस में अगर हम देखेंगे, अगर वही गेस्ट हाउस सपोज करो किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रखा है, और तो हमें चेक करना है whether it is owned by employer or hired by employer. If it is owned by employer, then in that case I need to check the population. मुझे पॉपुलेशन चेक करनी होगी उस एरिया की जहां पे वो एकोमोडेशन स्थित है, मतलब स्थित, इतना हिंदी क्यों बोल रही हूँ मैं, जहां पे वो पॉपुलेशन बेसिक, जहां पे वो एकोमोडेशन इज सिचुएटेड, इज लोकेटेड। ओके, सो पॉपुलेशन फॉर दिस व्हाट आई नीड टू डू, से 0 to 15 lakhs, अगर 0 to 15 lakhs है, देन द परक्विजिट वैल्यू वुड बी, the perquisite value would be 5% of salary. So in case of non-government employees, I need to check whether the basically the
accommodation is owned by employer or hired by employer. If it is owned by employer, then I need to check the population as well. So for the population, if my population is up to 15 lakhs, okay, 15 lakhs, then my perquisite value is 5% of salary. If my population is from 15 lakhs, exceeding 15 lakhs to 40 lakhs, then I need to consider my perquisite value would be 7.5% of salary. Then if my population exceeds 40 lakhs, then my perquisite value would be 10% of salary. So owned by employer, population is up to 15 lakhs and it is 5% of salary. More than 15 lakhs to 40 lakhs, it is 7.5% of salary. And above 40 lakhs, it is 10% of salary. What about hired by employer? Hired by employer के केस में अपने को लेना है lower of 15% of salary, or second, it is higher charges paid by employer. Okay, higher charges paid by employer. Higher charges paid by employer. तो in that case ये हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है. ठीक है. ओके. नाउ इसके अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी, बिकॉज आई थिंक हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हैं, राइट? सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. So I'm sharing one question with all of you, and I request every one of you to please try to attempt this by yourself. Okay? 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम RFA के ऊपर. Let's solve the question. Can you read this question? एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को और आप बताओ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिकॉज हम वैसे तो कर चुके हैं इसके बाद. इसमें लाइसेंस फीस लगेगी मैम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना ये, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सिर्फ लाइसेंस फीस लगेगी. ओके. बाकी लोग, एवरीवन एल्स. Mr. Singh is a government employee with a basic salary of 60,000 rupees per month. Okay. Mr. Singh, let's read this question. Mr. Singh is a government employee with a basic salary of 60,000 rupees per month, and the DA is also given, the HR is also given. First, we need to remember that he is a government employee and he is provided with a government accommodation. Government accommodation is given to him, for which the license fees is determined by the government. You need to calculate the value perquisite for rent-free accommodation. So, obviously, तो अगर मुझे perquisite value निकालनी है, so it is only license fees in this case. So it would be 6,500 multiplied by 12. तो कितना आएगा आपका 6,500 multiplied by 12? Please tell me. It is 78,000, right? ये मेरा आंसर हो गया. Everyone agrees? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Please tell me. Yes, ma'am. Okay, perfect. Now next question करते हैं, जहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और खुद का एकोमोडेशन है मेट्रो सिटी. हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन. प्लीज टेल मी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम. पहले रीड करो, अपने हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. हाँ जी एवरीवन, हुआ सॉल्व? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मिस शर्मा वर्क्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन मुंबई. तो ये देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मुंबई है, पॉपुलेशन मोर देन 40 लैक्स. सो मोर देन 40 लाख पे कितना आता है हमारा? 10% ऑफ सैलरी, राइट? मोर देन 40 लैक्स पे मेरा 10% ऑफ सैलरी आता है अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो. ठीक है. इज प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी. इट इज ओन्ड बाय कंपनी, सो दैट मीन्स मेरा परक्विजिट वैल्यू तो समझ में आ गया. इट इज बेसिकली योर 10% ऑफ सैलरी. डू यू ऑल एग्री? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. Yes ma'am. Her monthly salary details are given. The basic salary is given. So let's see, monthly salary है तो basic salary हमें given है, which is my 75,000 rupees per month. 75,000 multiplied by 12. DA is also given, which is 15,000 multiplied by 12. Transport allowance is also given, 7,500 multiplied by 12. DA मेरा in terms वाला है अगर आपको याद हो तो, बट यहाँ पे तो पूरा ही total forms part of salary. तो ये आएगा 75, 70, 80, 90, 97,500 multiplied by 12. It comes your 11,70,000. ओके, तो मतलब 10% ऑफ सैलरी हमारा कितना हो जाएगा? 11,70,000 का 10%, which is 1,17,000. Is that clear to every one of you? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Please tell me. Yes ma'am. Right? Clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. और क्वेश्चन करते हैं. चलिए इसको करते हैं. बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे. मैं आपको फिर भी एक बार चार्ट दिखा देती हूँ. चार्ट में देखो,
अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ये आपका है 5%, 7.5 और 10%। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। हाँ जी, हो गया क्या सबका सॉल्व? ये अभी आप लोग कर रहे हो। 157, 200, everyone. Okay, 198. I'm getting different answers from everyone. 1,04,400. Okay, सॉल्व करें? चलो करते हैं। ठीक है, देखो। Mr. Patel works for a multinational corporation, so basically he's an other employee, not a government employee, and the population is between 10 to 40 lakhs. Is provided with a rent-free accommodation rented by the company. मुझे एक चीज बताओ, अगर accommodation is rented by the company, तो क्या ये जो population का information है मेरे लिए relevant है? नहीं है। नहीं है? Do you all agree? तो if it is rented by a company, the population का जो information है relevant नहीं है। क्यों नहीं है? See this. Rented by a company, it does not matter to me. It would be 15% of salary or higher charges paid by employer. फिर population 40 lakh हो, 15 lakh हो, it does not matter to me at all. Are you getting my point? What I'm trying to say? So, therefore, it is very much clear कि rented by company है, तो मुझे क्या करना है? 15% of salary और higher charges paid by employer. ठीक है, his monthly salary, okay, rented by the company 32,000 per month. तो एक तो ये हो गया 32,000 per month multiply by 12. तो ये आ गया। तो higher charges paid by employer is which is 3,84,000. ठीक है, और basic salary is 85,000. DA is 17,000 per month. Commission is also given 8,000 rupees per month. Conveyance allowance is 6,000 rupees per month. So it would be 85 plus 25, 110, 1,16,000, है ना? 17,000, 8,000, 6,000. Multiply by 12, it is 13,92,000. So it would be 15% of 13,92,000. 2,08,800. So in this case, please tell me what should be my perquisite value. Whichever is lower, it is going to be 2,08,800. Is that clear to every one of you? समझ में आया या नहीं आया? Please tell me. Yes, ma'am. Yes. किसका आंसर आया था ये? पहले किसी ने का नहीं आया, लेकिन आई थिंक जब वो देख लिया तो उसके बाद आ गया, है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स टॉक अबाउट कार फैसिलिटी। Car facility, I need to check whether car is used for fully office purpose. Okay. अब देखो, कोई चीज ऑफिस के लिए यूज हो रही है और ऑफिस की ही है तो एग्जेम्प्ट होगी। डू यू ऑल एग्री? ये थोड़ी मेरे हाथ में, मेरे पर्सनल बेनिफिट थोड़ी हो रहा है। एज एन एम्प्लॉय मेरे लिए थोड़ी बेनिफिट हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कार इज यूज फॉर फुली ऑफिशियल पर्पस, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट, fully exempt, right? And next is car is used for fully personal purpose. अब हो सकता है कार आपका पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, तो आपको ये चेक करना है, अगर कार आपके एम्प्लॉयर ने दी, ये आपका एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि बेटा एक काम करो एम्प्लॉई, तुम ये कार ले लो और तुम इसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो। ठीक है, सो नाउ अब ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। इस केस में आई नीड टू चेक कि ये जो कार है वेदर इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर or whether it is hired by employer.
whether it is owned by employer or whether it is hired by employer. ठीक है, whether it is owned by employer or whether it is hired by employer. If it is owned by employer, then 10% of cost needs to be added. 10% of cost needs to be added. Or hired by employer, then obviously higher charges paid by employer. Okay. If it is owned by employer, then 10% of cost. If it is hired by employer, then higher charges paid by employer. Okay. Now, plus if paid by employer, अगर आपका एम्प्लॉयर पे करता है क्या, ड्राइवर का सैलरी, जैसे आई नो अ सीएफओ ऑफ द कंपनी, तो उन सीएफओ को उस कंपनी ने बेसिकली कार दे रखी है, तो कार की जो भी कॉस्ट है, जैसे इनोवा दे रखी है उनको, ठीक है, तो 10% ऑफ कॉस्ट एक तो ये परक्विजिट में ऐड होता है उनका, प्लस ड्राइवर का सैलरी जो भी 18-20 हजार रुपए जाता है, दैट इज ऑल्सो बी एड, प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इज ऑल्सो एडेड. ठीक है, और ये करके मेरा परक्विजिट वैल्यू निकल आएगा when the car is used for fully personal purpose. Same way higher charges में भी if paid by employer, इन दोनों केस में ड्राइवर का सैलरी ऐड करेंगे प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इफ पेड बाय एम्प्लॉयर. ये भी क्या है मेरा, इफ पेड बाय एम्प्लॉयर. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक कार फैसिलिटी लेते हैं जहां पे यू आर यूजिंग द कार फॉर पार्टली ऑफिस पर्पस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस. कार इज यूज्ड partly for office purpose and for personal purpose. Since the space is quite less here, so I'm using this, the different, scroll down करके नीचे use करें उसको. Car is used partly for office purpose and partly for personal purpose. Okay. आप ध्यान से देखो, अभी एक ऐसी कार है जो ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज हो रही है और पर्सनल पर्पस के लिए भी. नाउ देयर कैन बी टू सिनेरियोस where car is owned by employee. एम्प्लॉय की खुद की कार है और वो ऑफिस पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है. और देयर कैन बी अनदर सिनेरियो वेयर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. इस सिनेरियो में कार जो है एम्प्लॉयर ने ओन किया. अब इस सिनेरियो में हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, अगर कार खुद की है, ठीक है, आप अपने ऊपर लेके चलो इसको कि आपकी खुद की कार है, ठीक है, अगर आपकी खुद की कार है तो जो रनिंग, जो पेट्रोल एक्सपेंसेस है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, आपको देखना है कि क्या ये जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो पेड बाय एम्प्लॉय है
या एम्प्लॉयर है। देखो, अब मुझे एक चीज बताना, अगर मेरी खुद की कार है और मैं खुद ही पेट्रोल वगैरह पे कर रही हूँ, ठीक है, मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इज पेड बाय एम्प्लॉय, मींस मैं ही पे कर रही हूँ, तो क्या मुझे कोई बेनिफिट हुआ इसमें? क्या मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से कोई बेनिफिट हुआ? नो मैम। नो। So there is no benefit in this case, and since there is no benefit, it is not taxable. Is that clear to every one of you? Yes, ma'am. Let's talk about the running and hire charges paid by employer. Employer कहते हैं यार तुम पेट्रोल का तो मुझसे ही ले लिया करो, तो अब एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस केस में टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? क्योंकि यहां तो बेनिफिट है, इस केस में मेरा बेनिफिट तो है, ये तो सच है। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस paid by employer, running and maintenance charges paid by employer, whatever the amount he is paying, उसमें से आपको माइनस करना है कुछ एग्जेम्पशन, और वो एग्जेम्पशन क्या होगी? आपकी कार की कैपेसिटी के ऊपर। तो अगर अप टू 1600 सीसी की कार है आपकी क्यूबिक कैपेसिटी, तो 1800 पर मंथ का आपको माइनस करना है, और अगर मोर देन 1600 सीसी का है तो 2400 रुपीज पर मंथ का आपको माइनस करना है। समझ में आया या नहीं आया? प्लीज टेल मी। सो Yes, ma'am. सपोज आपकी एम्प्लॉयर ने 30,000 रुपए दिए पेट्रोल के, ठीक है। सपोज आपकी एम्प्लॉयर ने 30,000 दिए पेट्रोल वगैरह के, और मेरी नॉर्मली कार लेट्स से 1600 सीसी तक है, तो 1800 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 21,600 आए। सो 8400 ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? प्लीज टेल मी। 8400 समझ में आया? 8400 मैम, ये मतलब कितना परसेंट उसका ये हुआ टोटल टैक्सेबल अमाउंट 84,000? सपोज करो 30,000, मतलब पेट्रोल में पूरे साल में रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस जो पेड बाय एम्प्लॉयर है वो ओके, ठीक है। 30,000 है। ओके ओके ओके, ठीक है। उस एनुअल में मैंने ये 1800 पर मंथ मैंने माना है, अप टू 1600 सीसी की मेरी कार है, क्योंकि मोस्टली आपको अप टू 1600 मिलेगी, बड़े वाले में ही आपको मिलेगा मोर देन 1600, अदरवाइज आपको जनरली हमें 1600 तक का मिलता है ना? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। Okay, perfect. Now let's talk about car is employer owned by employer. अब कार तो एम्प्लॉयर की है, बट पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं और प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए भी। इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेक वेदर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय, कौन पे कर रहा है? क्या एम्प्लॉय पे कर रहा है या फिर एम्प्लॉयर पे कर रहा है? देखो, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है पेट्रोल, तो ऑब्वियसली उसको कंपैरेटिवली, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है पेट्रोल वगैरह, ठीक है, तो डू यू ऑल एग्री कि उसको बेनिफिट कंपैरेटिवली तो कम है, क्योंकि खुद से बियर कर रहा है ना कॉस्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। अगर कोई एम्प्लॉय खुद से बियर कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, अपनी मतलब कार यूज कर पा रहा है, तो बेनिफिट वैसे तो कम है उसको। कैसे बेनिफिट कम है? क्योंकि पेट्रोल का खर्चा खुद से पे हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में मेरा जो परक्विजिट वैल्यू होगा वो होगा अप टू 1600 सीसी, 600 रुपीज पर मंथ, और मोर देन 1600 सीसी इट वुड बी 900 रुपीज पर मंथ। ओके, इज दैट क्लियर? अप टू 1600 सीसी इट इज 600 रुपीज पर मंथ, और
मोर देन 1600 सीसी इट इज 900 रुपीज पर मंथ, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट होगा। ठीक है, नाउ अगर एम्प्लॉयर की ही कार है, एम्प्लॉयर ही अपना जो है बेसिकली अमाउंट पे कर रहा है, सारा का सारा पेट्रोल भी वो ही दे रहा है, सो इस केस में मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा अप टू 1600 सीसी 1800 रुपीज पर मंथ, एंड मोर देन 1600 सीसी इट वुड बी 2400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, क्योंकि इस केस में मेरा बेनिफिट कंपैरेटिवली ज्यादा है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। और अगर इस सब में एम्प्लॉयर आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड कर दे, ठीक है, एम्प्लॉयर कहता है कि ये लो, इन तीनों केसेस में अगर इफ एम्प्लॉयर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ड्राइवर, देन ड्राइवर का भी हम ऐड करेंगे, इट वुड बी 900 रुपीज पर मंथ। अब बोलो ड्राइवर की सैलरी तो 18,000 रुपए है, 20,000 रुपए, डज नॉट मैटर, वी विल ऐड ओनली 900 रुपीज पर मंथ। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। मैम आपने कहा कि अगर ड्राइवर की मतलब हम जो पे कर रहे हैं 18,000 रुपीज है, तो 9,900 पर मंथ ही मतलब कि वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारा टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। अच्छा, यानी ओनली क्योंकि 900 इसमें पर मंथ ही मानेंगे उसको हम टैक्सेबल, राइट? हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, डू यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे और कुछ परक्विजिट के बारे में समझते हैं। ठीक है, आई रिक्वेस्ट इन द मीन टाइम जस्ट टू रिवाइज दिस कंटेंट फर्स्ट। पहले एक बार आप इसको देखो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद आवर वन मोर परक्विजिट वैल्यू, एजुकेशन वगैरह, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब करते हैं अभी। ठीक है, चलिए एक बार इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कंप्लीट हो गया ये सबका? यस मैम। ओके, एवरीवन एल्स प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया है या नहीं आया? अब देखो, एक चीज मैं बताती हूँ, परक्विजिट हमें करना है एक और, लेकिन बीच में दो चार चीजें और बता देती हूँ। सैलरी आप सबको मिल रही है, राइट? सब आप वर्किंग पे हो। अब इस सैलरी में ना एक हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मतलब जो भी हमें सैलरी मिली उसमें एग्जेम्पशन वगैरह माइनस करने के बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, ये मिलता है अंडर सेक्शन 16। और इसमें अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000 का, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हो तो डिडक्शन मिलेगा आपको 75,000 का। इज दैट क्लियर? मैम यहाँ पे एक तो क्वेश्चन जो, है मुझे। हाँ जी, न्यू हाँ, टैक्स रेजिम में आपने जब हुआ था जो कोई डिडक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपको जो 12 लाख वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें सारी चीज कवर हो जाता है, बट इसमें क्या स्पेसिफाई ऐसा ही कुछ ये है जो ये वाला एग्जाम्पशन 75% मिलेगा? हाँ, ये वाला अलाउड है। न्यू टैक्स regime में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें 75,000 इज अलाउड। ओके, ओके ओके तो जो आपको है, चारे का एग्जेम्पशन भले ही ना मिले, कुछ ना मिले, 75,000 यू कैन क्लेम। तो इट मीन्स आप तो ये बोल रहे हैं मतलब अगर किसी का इनकम, हाँ मतलब जो टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा ये आया था, तो 12,75,000 अर्निंग तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर ये अगर क्या फैसिलिटी है, ये सारी चीजें है? एग्री। तो अगर आपने न्यूज चैनल पे, मैं उसी पे आ रही थी, अगर आपने न्यूज चैनल या कहीं पे भी सुना होगा कि 1275 तक कोई टैक्स नहीं है, वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, डू यू थिंक मेरी कैपिटल गेन इनकम है, अदर सोर्स इनकम है, तो मुझे मिलेगी? नहीं, उसके संग नहीं होगा ना, क्योंकि जो भी कैपिटल गेन वाला आ जाएगा, इनकम वाला। Exactly. तो उस केस में हमें ये नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ओनली अलाउड इन केस इफ यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड सैलरी। लेट्स से आपने एक महीने ही काम करा और आपकी सैलरी है 30,000 रुपए। ठीक है, आपने एक महीने ही काम करा और आपकी सैलरी है 30,000 रुपए। मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? 30 मिलेगी या 50 मिलेगी? सॉरी, 30 मिलेगी।
30,000 मिलेगी, राइट? एवरीवन एग्रीज? यस मैम। सो मैक्सिमम जितनी मैंने सैलरी अर्न करी है उतनी मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है, अब आप जानना चाह रहे थे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, है ना? हाँ जी, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे आपका एंटिटी अगर मैं बोलूं सेट इंडिया बेस, एक तो बैंगलोर में है, राइट? नोएडा में है, और कहाँ पे है? हमारे एम्प्लॉयज मुंबई में है ना? हैदराबाद में। और हैदराबाद में। क्या नोएडा के एम्प्लॉयज का पीटी डिडक्ट होता है प्रोफेशनल टैक्स? नहीं होता, राइट? हैदराबाद के एम्प्लॉयज का? यस, हैदराबाद होता है का भी उनका। मुझे डाउट है, ये कंफ्यूजन है हैदराबाद। बट मैं इतना तो श्योर हूँ बैंगलोर और मुंबई के एम्प्लॉयज का तो डिडक्ट होता होगा। हाँ ये होता है। एवरीवन एग्रीज, ये आप लोगों का डिडक्ट होता है पीटी प्रोफेशनल टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, ये होता क्या है एक्चुअली? ये होता है स्टेट टैक्स। मतलब स्टेट के पास ये राइट है कि वो आपसे प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करे। तो दिल्ली की गवर्नमेंट हो गई, यूपी की हो गई, हरियाणा की हो गई, ये लोग आपसे चार्ज नहीं करते ये सब। बट बैंगलोर गवर्नमेंट, मतलब सॉरी बैंगलोर कह रही हूँ, कर्नाटका गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दे डू चार्जेस पीटी। तो इसलिए आपको लगेगा कि किसी किसी स्टेट में तो ये पीटी हमारा डिडक्ट हो रहा है, और किसी किसी स्टेट में आपको लगेगा ये डिडक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज ये स्टेट लेवी है। स्टेट के पास राइट है कि ये आपसे चार्ज करना है या नहीं करना। इज दैट क्लियर? तो मैम ये स्टेट के पास रेवेन्यू सोर्स हो जाता होगा ना? एग्जैक्टली, अब ये स्टेट का रेवेन्यू सोर्स है, और ये है टैक्स ऑन। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है तो हम आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है, ये एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पीटी को पे करना। ठीक है, इस प्रोफेशनल टैक्स को पे करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयज की। बट ऑब्वियसली एम्प्लॉयज खुद से तो नहीं जमा करा सकते, एम्प्लॉयमेंट किसका है? एम्प्लॉयज का है ना? बट एम्प्लॉयज खुद से तो जमा नहीं करा सकते। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय से पीटी डिडक्ट करता है और फिर आगे लेट्स से कर्नाटका गवर्नमेंट को पे कर देता है, गवर्नमेंट को बेसिकली पे कर देता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। यस मैम। कितना डिडक्ट होता है आपका ये 200 पीटी? every month, 250 है, 200 every month and February month deduct for 300। ठीक है, तो जितना भी प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है, लेट मी टेल यू, जितना भी प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है, इन दैट केस अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो पहले तो इसको टैक्सेबल कर दो। जो भी पीटी पे हुआ है उसको टैक्सेबल कर दो, फिर उसका डिडक्शन क्लेम कर लो अंडर सेक्शन 16। तो कभी भी आप अपना फॉर्म 16 वगैरह देखोगे ना, तो फॉर्म 16 में आपको दिखाई देगा, फॉर्म 16 में आपको दिखाई देगा कि वो पहले तो ऐड हुआ होता है ऑलरेडी, और फिर उसको रिड्यूस कर देते हैं फॉर्म 16 से, मतलब डिडक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। यस मैम। हमने ग्रेचुटी वगैरह भी कर लिया है क्या? बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर हमने ग्रेचुटी कवर किया है या नहीं। ग्रेजुएटी नहीं की। ग्रेचुटी नहीं, मतलब मैंने बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफईएसआईसी भी नहीं है और अभी ग्रेजुएटी भी नहीं है। ये फेस ऐसी नहीं है और ग्रेचुटी। अभी ये समझ में आया प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कैसे होता है? जी मैम। Any questions related to this PT etc? No, Shivansh, they have not made any provision where they will spend or utilize this PT. क्योंकि इस प्रोफेशनल टैक्स को वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, दिस इज नॉट समथिंग दैट दे हैव मेंशन। ठीक है, ओके। मेरा एक क्लाइंट है बैंगलोर का, एंड आई वाज नॉट अवेयर कि उन्होंने पीटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मतलब कहीं से कंपनी बनाई होगी, एंड देन ही वाज माय क्लाइंट, ही बिकेम माय क्लाइंट आफ्टरवर्ड्स। सो लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट से लाइबिलिटी आई जिसमें हमने 10,000 रुपए तो पे करना ही था प्रोफेशनल टैक्स। उसमें कोई नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर काम करता है, 2 डायरेक्टर हो गए एक तरीके से। 10,000 की लाइबिलिटी आई और 10,000 रुपए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा। बट बैंगलोर ठीक का है। स्टेट में तो मैम डायरेक्टर का जाता नहीं है, एज पर माय नॉलेज, ओनली फॉर इफ ही गेटिंग द सैलरी। उस आई केस में डोंट नो, applicable। मतलब Only वो for company, लाइबिलिटी उन्होंने
लाइबिलिटी कंपनी का हो सकता है, जो कंपनी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एज ए एंटिटी कंपनी का जाता है, डायरेक्टर को एप्लीकेबल होता नहीं। इफ डायरेक्टर सैलरी अटेम्प्ट मोर देन 25,000 रुपीज इन ए मंथ, दैट केस ओनली फॉर एम्प्लॉय applicable for the employee as a employee, not for director applicable for the Bangalore state. मतलब मैं बस वो बता रही हूँ कि एम्प्लॉय में सिर्फ वो डायरेक्टर है और मे बी हो सकता है वो कंपनी की लाइबिलिटी, बट वी हैव एक्चुअली पेड 20,000 रुपीज अप्रॉक्स, वो पूरा लाइबिलिटी पूरा उसका वो पे किया 3-4 साल का। तो इसलिए वो पीटी एक तरीके से जमा कराना, और वो डेटा कहाँ से आया उनके पास? जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से। तो जीएसटी के उससे वो कनेक्टेड है, तो वहां से उन्होंने नोटिस भेजने चालू करे और फिर वी हैड टू पे दिस लाइबिलिटी। ठीक है, एक लास्ट परक्विजिट कर रहे हैं हम अभी, उसके बाद वी विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। और फिर कल हम रिटायरमेंट, मतलब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सिर्फ मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेचुटी, पीएफ, लीव, सैलरी एनकैशमेंट, एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो अबाउट द सेम कि लीव, सैलरी एनकैशमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। फॉलोड बाय आई विल डिस्कस अबाउट द टीडीएस पार्ट एज वेल, कि टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है सैलरी के अंदर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट परक्विजिट फॉर टुडे। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलो, कभी आपने सुना है कि कंपनीज आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, लाइक एजुकेशन फैसिलिटी? Yes, अगर आप सेट इंडिया बिज के लिए एम्प्लॉयज हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने आपसे कुछ चार्ज करा होगा ये सेशंस के लिए, नहीं, या किया है ये चार्ज? नहीं नहीं। किया। अब मुझे एक चीज बताओ, एजुकेशन फैसिलिटी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। आपने बिग फोर या कुछ ना कुछ इन्फोसिस वगैरह के बारे में भी सुना होगा, वो भी कुछ ना कुछ कोडिंग के सर्टिफिकेट वगैरह दिलाती रहती है अपनी एम्प्लॉयज को, राइट? और मतलब एम्प्लॉयज को हम ये सब चीजें कराते हैं। अब अगर एज एन एम्प्लॉय देखो तो बेनिफिट है आपका, डू यू ऑल एग्री? Yes, ma'am. जो इंफॉर्मेशन है, मुझे ये नहीं पता आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, बट बेनिफिट तो है आपको, इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, राइट? तो एजुकेशन फैसिलिटी अगर मैं एम्प्लॉय को दे रही हूँ, सी भले ही वो आपसे चार्ज ना कर रहे हो, बट मेरी पेमेंट तो आएगी। डू यू ऑल एग्री? कि मतलब एक्सपेंस आपको वो बेनिफिट तो कर ही रहे ना अपने एक्सपेंस पे, रिलेट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. तो अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के लिए इंकर की जाती है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, इट एम्प्लॉयर के लिए है फुल्ली ना मैम? क्या एम्प्लॉयर के लिए है ना मैम? ये एम्प्लॉय मतलब? के लिए? एजुकेशन incurred by employer for employee, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है? मतलब आपको बेनिफिट कराया एम्प्लॉयर ने, बट फिर भी आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, भले ही आपका बेनिफिट हो गया। ठीक है, नाउ हो सकता है ये जो एजुकेशन फैसिलिटी है ये एम्प्लॉय के बच्चों के लिए भी कराया गया हो, फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक रिलायंस का जो है धीरू भाई अंबानी स्कूल करके कोई है, धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल, राइट? ऐसा कुछ है। Yes, ma'am. अगर Yes, मैं अंबानी का बोलूं, है ना, तो उस केस में अगर, ठीक है, अपने को देखना है कि अदर इंस्टीट्यूट है तो आपको जो ट्यूशन फीस है बेसिकली, ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ एजुकेशन इफ इट इज अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ है तो इट इज एग्जेम्प्ट। अगर मेरी वैल्यू ऑफ एजुकेशन 1,000 रुपीज पर मंथ तक है तो इट इज एग्जेम्प्ट। ओके, अब सपोज करो मैंने अपने एम्प्लॉय के बच्चों का बेसिकली एडमिशन करा दिया और डीपीएस में है। अब डीपीएस में तो वो 10,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे होंगे, लेट्स से। क्या ये 1,000 तक है? द आंसर इज नो। मेरा 1,000 से एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एज एन एम्प्लॉयर इफ आई एम पेइंग एनी अमाउंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ माई एम्प्लॉई देन द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। 1,20,000 रुपए पूरा का पूरा एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. एग्जैक्टली, ओके।
बट वही सपोज करो मैं अपने लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपनी जो 11th 12th ये सब करी है मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है, ठीक है। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर गवर्नमेंट स्कूल की फीस कितनी होती है। आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी आई थिंक 20 रुपीज पर मंथ, 60 रुपीज आई थिंक क्वार्टरली का जाता था अपना, ठीक है। तो 60 रुपए क्वार्टरली अपना गवर्नमेंट स्कूल से हमने एजुकेशन करी है। एंड उस मोमेंट में आई यूज्ड टू फील वेरी बैड बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट स्कूल यू आर स्टक कि अपने को इंग्लिश नहीं आती, योर फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं है जो इंग्लिश बोल पाए या कुछ भी, सो आई यूज्ड टू फील इंफीरियर जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स होते थे उनसे। तो बिकॉज इंग्लिश अच्छी नहीं है, बात करनी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। बट इवेंचुअली आई हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स लाइक हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कैसे हम बात करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट सेशन मैंने लिया था साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का, और दे एक्चुअली कंप्लेन्ड उस एंटिटी में, इंस्टीट्यूशन में, कि यार ये तो हिंदी में बात करती है मैम। तो आई थॉट कि वो मुझे निकाल देंगे उस टाइम पे कि मैं बात नहीं कर पा रही। बट इवेंचुअली सिंस 2018 आई एम टीचिंग द सेम इन इंग्लिश एज वेल, सो अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल है पढ़ाने में इंग्लिश में। बट यस, सपोज करो कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, और वो अपने एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन लेट्स से किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में कराता है या ऐसे स्कूल वगैरह में कराता है जिसकी फीस, एजुकेशन फीस जो है अप टू 1000 रुपीज पर मंथ है, तो उस केस में वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर 1000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर ओन इंस्टीट्यूट में कराता है तो भी 1000 रुपीज पर मंथ तक देखना है, एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। 1000 रुपीज पर मंथ तक देखना है कि एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, ओके। अगर रिलेटिव्स के लिए कराते हैं, फॉर रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के केस में अब इतने दूर दराज के रिश्तेदारों को हम नहीं संभालेंगे। अगर मैं रिलेटिव्स का आपका एडमिशन वगैरह भी करा देती हूँ और खुद से बेयर कर रही हूँ तो इट इज स्टिल फुल्ली टैक्सेबल। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम, बट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है मैम। फॉर हाँ एग्जांपल हमने मेरा सैलरी अगर फॉर एग्जांपल 8 लाख 10 लाख, जो फॉर एग्जांपल 10 लाख सैलरी है, पर मंथ का 1 लाख हाँ है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में बच्चे का जो एजुकेशन के लिए मैं 20,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो 1 लाख में ठीक मेरा है। 20,000 तो मेरा पर मंथ खर्चा एक्सपेंस ही है मेरा, राइट। तो हाँ उसमें आप ये बोल रहे हैं कि उसमें टैक्सेबल है, अगर मेरा ये मतलब 2,40,000 रुपीज मेरा एक तरफ से एक्सपेंस ही, खर्चा ही है एक तरफ से। नहीं, अब मैं इस क्वेश्चन को ये करती हूँ कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है और अभी मैं टीडीएस को भूल रही हूँ, सैलरी आपकी 1 लाख रुपए क्रेडिट हो रही है, ठीक है। करेक्ट। आप बोल रहे हो 20,000 तो आपके चाइल्ड का एक्सपेंस है, स्कूल फीस, करेक्ट मैम। है ना। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चाइल्ड की फीस है ये आपने नहीं पे करी, कंपनी ने अगर पे किया है उस केस में वो टैक्सेबल होगा। कंपनी ने पे करी है 20,000 रुपीज, और क्योंकि 1000 से ज्यादा है तो 120 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। समझ में आ? हाँ समझ में आ गया। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, एनी क्वेश्चंस किसी के हो तो प्लीज टेल मी। मैम एक हाँ क्वेश्चन था, अगर जैसे हाँ आपने क्लाइंट्स का नाम लिया, अगर खुद का स्कूल है उसका तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉय को, वैसे ही उनकी हॉस्पिटल्स भी है, तो क्या वो अपने जो इनके एम्प्लॉय होते होंगे तो उनको मेडिकल फैसिलिटी कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट में डालते होंगे उसमें? वो मेडिकल फैसिलिटी हमने कर लिया ना, कल ही तो करा है हमने। हाँ बस वही था, रिलेट कर रहा था बस। हाँ फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। जैसे टाटा मेमोरियल मैंने लिया था ना कल एग्जांपल, अगर आपको याद हो। हम्म, हाँ, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। डू यू ऑल हैव एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं है, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप द सेशन फॉर नाउ, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ग्रेचुटी, वी विल टॉक अबाउट पीएफ, leave, salary, encashment. So basically these three topics which we are going to cover in our next session. I hope you all are enjoying these sessions, and if you have any questions then please feel free to ask. Otherwise I am just winding up the session for now.